नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब पोर्टल पर, जहां मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीर्वाद। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों आइए प्रारंभ करेंगे अपना करंट प्लस क्लास, जहां हम बात करते हैं अपने एमसीक्यू और आंसर प्रैक्टिस की। जी हाँ दोस्तों, चर्चा होगी अपने एमसीक्यू पार्ट की। बात करेंगे एमसीक्यू पिछले 3-4 दिनों में जो आपकी छुट्टियां रहीं, उसके बाद फाइनली हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू में क्या क्या है आपके साथ। उम्मीद करूँगा मेरी आवाज़ और विजुअल्स पहुंच रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से यस ओके, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में कि हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक। थैंक यू दोस्त बताने के लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को जल्दी से। आपके क्या है हमारे पास क्वेश्चन आज के, क्या है एमसीक्यू। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो, मालूम पड़ता रहा करे कि सेशन ठीक चल रहा है अपना। चैट बॉक्स में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो, मालूम पड़े कि सेशन ठीक जा रहा है, आपको पसंद आ रहा है। और बड़ी बात है, काम का है सेशन दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं आपके संग आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है जल्दी से आपकी स्क्रीन पर। फटाफट लाइक और शेयर कीजिए, नहीं किया है दोस्तों अगर आपने, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल नहीं किया है तो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नील कुरुंजी, जी हाँ लगातार बात हो रही है नील कुरुंजी के बारे में आपके साथ। नील कुरुंजी पर हमने रक्षाबंधन के पहले भी क्वेश्चन किया था आपके साथ, दोबारा हम क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। नील कुरुंजी दोस्तों, आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। नील कुरुंजी यानी कि स्ट्रम्थलिस कुटियाना के बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इसकी सभी उपजातियां जो हैं, सभी सब पॉपुलेशन जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। जी हाँ। दूसरा स्टेटमेंट, नील कुरुंजी बैंगनी रंग का फूलदार झाड़ी है जो 12 साल में एक बार खिलता है। एक फूलदार है, शायद बात याद होगा आपको, बनाता घंटी के आकार का है, उल्टी घंटी के आकार का होता है इसका फूल। क्या स्टेटमेंट ठीक है? 12 साल में एक बार आता है ये। और तीसरा, IUCN ने हाल ही में इसे अपनी लाल सूची की नियर थ्रेटेंड श्रेणी में, यानी कि नियर थ्रेटेंड सूची में इसको शामिल किया है। ये तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों आपके पास आज का, कि इसे अपनी खतरे की संकट सूची के निकट इसको शामिल किया है। क्या स्टेटमेंट है दोस्तों? क्या केवल वेस्टर्न घाट में मिलता है ये? वेस्टर्न घाट में पाया जाता है सब प्रजातियां, 12 साल में एक बार फूल खिलता है इसका। और तीसरा फैक्ट यहाँ पर है, क्या इसको हाल ही में रेड लिस्ट में अपनी शामिल किया है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इसको शामिल किया है। आइए चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों आपके साथ। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फूल बैंगनी रंग का फूल दोस्तों, ये पूरी पहाड़ी से रंगी होती है। वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स का नाम ही इस पहाड़ के नाम पर है। नीलगिरी हिल्स जो है आपकी कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर पर, तो नीलगिरी हिल्स का नाम ही इस पौधे फूल के नाम पर है दोस्तों। इस फूल में आमतौर पे 12 साल में एक बार आता है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं इसके अंदर, सब प्रजातियों 7 साल में एक बार खिलती हैं। मुख्यतः जो हम जानते हैं वो 12 साल में एक बार आता है नील कुरुंजी, कोई समस्या नहीं है। तो 12 साल में एक बार आता है दोस्तों, तो मैसिव ब्लूमिंग होती है, 12 साल में एक बार होती है दोस्तों। इसको खास बात है, IUCN ने शामिल किया है इसे अपनी सुभेद्य सूची में शामिल किया है दोस्तों। जी हाँ, इसे शामिल किया नियर थ्रेटेंड में नहीं, सुभेद्य सूची में शामिल किया है IUCN ने हाल ही में। से वर्नेबल लिस्ट में शामिल किया है IUCN ने दोस्तों सूची को अपनी। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्वायर बोर्ड को सही कर दूं आपके लिए। ओके, जैसे कि आप जानते हैं IUCN की कई लिस्ट होती हैं। IUCN की जो लिस्ट होती हैं, ये IUCN की जो रेड डेटा बुक होती है, लाल सूची होती है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, प्रजातियों का मूल्यांकन करते हैं हम लोग, कितनी प्रजातियां हैं, खतरे में कौन सी है, नहीं है। तो मूल्यांकन की 2 कैटेगरीज होती हैं, सुन लीजिए डिट में। कि पहली बात तो मूल्यांकन करने की आवश्यकता है भी या नहीं, रिक्वायरमेंट है भी क्या नहीं हमारे पास। अगर नहीं है तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है, हमें आवश्यकता है मूल्यांकन करने की, हमें लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत खतरे में पड़ी प्रजाति हो सकती है, तो मूल्यांकन करना आवश्यक है। मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने में चेक करते हैं हम लोग, क्या डेटा पर्याप्त है हमारे पास, क्या डेटा पर्याप्त तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रजातियां ऐसी जगह रहती हो जहां पहुंचना मुश्किल है हमारा, समुद्री गहराई बहुत रहती हो, किसी ध्रुवीय इलाके में रहती हो, किसी ऐसे देश में रहती हो जहां जाना प्रतिबंधित है हमारे वैज्ञानिकों का, नॉर्थ कोरिया में ना रहती हो कहीं वो। तो अगर ऐसी दशाओं में रहती हैं प्रजातियां जहां पहुंचना मुश्किल है या काउंटिंग मुश्किल है, डेटा अपर्याप्त है, तो उनको काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जिनका डेटा पर्याप्त है और जिनको गिनना ज़रूरी भी है, उन्हें हम बांटते हैं फिर कई सीरीज में दोस्तों, कई कैटेगरीज में बांटते हैं हम लोग। सबसे नीचे होता है सबसे कम चिंतनीय, लीस्ट कंसर्न बोलते हैं, सबसे कम चिंतनीय, यानी इनकी बिल्कुल चिंता नहीं है हमको, यहाँ पर बहुत है संख्या में, ये सबसे कम चिंतनीय, लीस्ट कंसर्न। फिर होता है खतरे के निकट, नियर थ्रेटेंड, जैसे अभी जो क्वेश्चन में लिखा था कि नियर थ्रेटेंड है ये, खतरे में, खतरे की सूची के पास है, तो निकट संकटग्रस्त बोलते हैं हम इसको, निकट संकटग्रस्त या नियर थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं दोस्तों। अगली जो तीन होती हैं उनको कंबाइंड बोलते हैं थ्रेटेंड, यानी संकटग्रस्त प्रजातियां। अगली तीन को एक साथ बोलते हैं हम लोग थ्रेटेंड स्पीसीज
या संकटग्रस्त प्रजातियां, इन तीनों में एक एक करके ऑर्डर होता है कि वो प्रजाति क्या वर्नेबल है, क्या वो सुभेद्य है। जैसे अभी जो आपने देखा नाम, सुभेद्य का नाम आया दोस्तों, सुभेद्य है, वर्नेबल है, क्या वो एंडेंजर्ड है या वो काफी चिंता संकटग्रस्त प्रजाति है अपने आप में, क्या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या वो अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति है, क्या वो अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये तीनों जो हैं ये कहलाती हैं संकटग्रस्त या थ्रेटेंड स्पीसीज, कंबाइंडली बोलते हैं इसको थ्रेटेंड स्पीसीज हम लोग। फिर दो और होती हैं ऊपर हमारे पास, दो और होती हैं दोस्तों, एक होता है इसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW बोलते हैं हम लोग, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। जी हाँ, क्या मतलब है, जंगल में विलुप्त, अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो जाना। इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रजाति जो है वो अब जंगल में नहीं है, चिड़ियाघर में है, आपके बॉटनिकल गार्डन में है, जूलॉजिकल गार्डन में है, आपके वो अब खत्म हो गई है, चिड़ियाघर से खत्म हो चुकी है, वो आपके खत्म हो चुकी है जंगलों से, नेचुरल पार्क से, नेशनल पार्क से। जी हाँ, वाइल्ड से खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वनों से विलुप्त हो चुकी है, वो अपने प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो चुकी है। और लास्ट में होता है एक्सटिंक्ट होना या कंप्लीटली विलुप्त हो गई है, कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, इनको हम कहते हैं विलुप्त हो जाना या एक्सटिंक्ट हो जाना। तो अंतिम प्रजाति होती है एक्सटिंक्ट हो जाने की। तो ये आपके काम आएगा दोस्तों IUCN। क्वेश्चन देखा आपने, नियर थ्रेटेंड में नहीं है ये किस में है, ये नियर थ्रेटेंड में ना होकर ये सुभेद्यता श्रेणी में आती है आपकी नील कुरुंजी। चर्चा में है दोस्तों नील कुरुंजी आपके यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक क्लियर होगा आपके लिए। मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नील कुरुंजी कर्नाटक, नीलगिरी पहाड़ियाँ फेमस है इसके लिए। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर दोस्तों आपके साथ। आज के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ज़ेरोजेल, जी हाँ ज़ेरोजेल चर्चा में रहा। बताइए मुझे दोस्तों, ज़ेरोजेल चर्चा में रहा, किस लिए जाना जाता है ज़ेरोजेल को? ज़ेरोजेल जाना जाता है रक्त में थक्के को बढ़ाने के लिए, इसे जाना जाता है पानी के फिल्ट्रेशन के लिए, जीन एडिटिंग के लिए या डिसैलिनेशन प्रोसेस के लिए। किस लिए जानते हैं हम लोग ज़ेरोजेल को? देखिए सुन लीजिए, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक जो है, भारत सरकार का विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो है, इसके अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI हमारा अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है सरकारी डिपार्टमेंट के अधीन। ठीक है, इसके वैज्ञानिकों ने एक नया ज़ेरोजेल खोजा है, बनाया है एक प्रकार से। ये ज़ेरोजेल अगर आपकी जहाँ ब्लडिंग हो रही है वहाँ पट्टी के रूप में लगा दिया जाए, ड्रेसिंग कर दी जाए इसकी अगर ज़ेरोजेल से, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगी, खून का थक्का जल्दी जम जाएगा, और जो खून निकल रहा था बहुत तेज़ी से बाहर, तो ब्लडिंग रुक जाएगी, तो ऑफकोर्स व्यक्ति की जान बचने के चांस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर दुर्घटना होने पर जो पट्टी लगाई जाती हैं, जो खून को रोकने का प्रयास किया जाता है, कई बार मरीज़ की मौत ज़्यादा खून निकलने के कारण हो जाती है, तो उसको बचाने का प्रयास होगा हमारे यहाँ। और जो सामान्य ड्रेसिंग होती है हमारे यहाँ पर, उसके मुकाबले 13 गुना ज़्यादा इसमें क्षमता है क्लॉटिंग करने की, 13 गुना ज़्यादा क्षमता है इसके अंदर थक्का जमाने की। तो यानी क्या आंसर होगा दोस्तों? ब्लड क्लॉटिंग के लिए है टॉपिक हमारा। आइए पढ़ लीजिए कुछ बातों को आपके साथ। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ज़ेरोजेल तैयार किया है, ये क्लॉटिंग बनाकर जीवन को बचा सकती है। किसने तैयार किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के स्वास्थ्य संस्थान अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, हमारा जो संस्थान है पुणे में, ARI पुणे ने तैयार किया है दोस्तों ये ज़ेरोजेल। इसमें क्या होगा, इसकी ड्रेसिंग अगर कर दी जाए जहाँ चोट लगी है, तो खून निकलने के जो थक्का जमने की जो रेट होता है वो फास्ट हो जाएगा, जल्दी क्लॉटिंग हो जाएगी, खून निकलना बंद हो जाएगा, व्यक्ति की जान बच सकती है। तो ये तैयार किया हमारे यहाँ पर। इसको तैयार करने में यूज़ किया सिलिका नैनो पार्टिकल्स का, सिलिका नैनो पार्टिकल्स विद कैल्शियम के साथ यूज़ किया हम लोगों ने दोस्तों। तो ये जो कई बार खून में तो होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है खून के अंदर जो थक्का जमाता है, लेकिन चोट काफ़ी बड़ी होती है, कई बार कट काफ़ी बड़ा होता है, खून ज़्यादा निकल रहा होता है, ऐसे में ड्रेसिंग करके रोका जाना ज़रूरी है। और ड्रेसिंग अगर की जाए ज़ेरोजेल से बने हुए पदार्थ की, तो वहाँ पर खून निकलने की दर लगभग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका क्लॉटिंग करने का रेट बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, लगभग 13 गुना ज़्यादा है इसकी क्लॉटिंग का रेट, यहाँ पर 13 गुना ज़्यादा है सामान्य ड्रेसिंग के मुकाबले दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो सिलिका नैनो पार्टिकल्स एज वेल एज कैल्शियम जैसे सेल को यूज़ किया गया है, उससे बनाया गया है ये अपना ज़ेरोजेल। ड्रेसिंग रक्त थक्के को जल्दी जमाता है। हो पाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये क्लियर है टॉपिक यहाँ पर। ये कोई सवाल विवाद हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे फिर आपके साथ हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे जल्दी से। भारत का संस्थान ARI अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, ये डिपार्टमेंट किसके अधीन आता है दोस्तों? ये संस्थान आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, जी हाँ भारत सरकार का विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उसके अधीन आता है ये आपका डिपार्टमेंट दोस्तों, या ये संस्थान आपका। ठीक है, इसने तैयार किया
एरोजेल, इसमें होता है क्या दोस्तों, सिलिका है बेसिकली इसके अंदर, नैनो पार्टिकल सिलिकॉन के, और इसके अंदर कैल्शियम है। याद रखिए, छोटी सी बात काम आएगी, व्यक्ति का जीवन बचाने में मदद कर सकता है। याद रखिएगा, एक अनुमान के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, कई बार दुर्घटना होने पर 30% लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि खून का रिसाव ज़्यादा हो गया, तो 30% लोग मर रहे हैं, उसको बचाया सकता है इस जेल का प्रयोग करके। चलिए मूव करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आपके साथ आज के। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्बायोसिस। जी हाँ दोस्तों, क्या है डिस्बियोसिस, क्या होता है डिस्बियोसिस, चर्चा रही है कुछ दिनों पहले इसकी। डिस्बियोसिस सुना है काफ़ी लोगों ने, डिस्बियोसिस क्या है पूछा गया है। डिस्बियोसिस क्या है आपके लिए, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। डिस्बियोसिस, पहला स्टेटमेंट, ये एक सूक्ष्म जीवी प्रजातियों की संख्या में असंतुलन को दिखाता है, यानी आपके शरीर या किस चीज़ में बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो गया है, सूक्ष्म जीवियों का असंतुलन हो गया है, वो दिखाता है ये, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, मनुष्यों में यह है इन्फ्लेमेटरी आंत रोग, यानी कि जो पेट में आपको इन्फ्लेशन कहना चाहिए, प्रकार से अल्सर या इस प्रकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपके पेट के अंदर, यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पैदा कर सकता है मनुष्य के अंदर ये। तीसरा, एंटीबायोटिक दवाओं के वेगहीन उपयोग से डिस्बायोसिस स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कब होता है ये, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा दवाएं खाता रहे, एंटीबायोटिक खाता रहे, उससे पैदा होता है। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। आइए अध्ययन करते हैं तीनों का, हम लोग यहाँ पर तीनों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, 1 2 3। देखिए डिस्बायोसिस क्या है, आपके शरीर में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पाचन के लिए ज़रूरी हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया कई बार गंदा पानी, गंदा खाने से आपके बॉडी में आ जाते हैं, ये आपको बीमार करते हैं, ये बैड बैक्टीरिया बीमार करते हैं। गुड बैक्टीरिया आपके पाचन तंत्र को, आपके इन्फ्लेमेशन सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं, ठीक है। अब जब एंटीबायोटिक खाते हैं, आप बीमार हुए, एंटीबायोटिक खाएंगे, दवा खाएंगे आप, प्रतिजैविक दवा खाएंगे, बैक्टीरिया को मारने वाली दवा खाएंगे कहीं ना कहीं आप, तो एंटी बैक्टीरियल दवा खाएंगे आप। दवा खाई आपने, ये मर गया, लेकिन दवा ज़्यादा खा ली, दवा का विवेकहीन प्रयोग चालू कर दिया, असंतुलित प्रयोग चालू कर दिया, तो क्या होगा, ये भी मरना चालू हो जाएगा, ये भी खत्म होना चालू हो जाएगा। बॉडी मान लीजिए 100 ये होना चाहिए तो 1 ही होना चाहिए ये, लेकिन हुआ क्या, ये तो खत्म हुए, कुछ संख्या कम हुई, लेकिन इसकी संख्या भी कम हो गई, पता लगा जो रेशियो 100 होना चाहिए वो बचा 20/1 का रेशियो बचा। इससे हो क्या रहा है, इससे आपके शरीर में संतुलन बिगड़ रहा है, किनका, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिए हैं। और जब ऐसा होगा, गुड बैक्टीरिया खत्म होंगे तो पाचन तंत्र बिगड़ेगा व्यक्ति का, और उसका ऑफकोर्स उसको बाउल डिजीज पैदा हो सकती हैं। बात सही है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारे पास हैं। तो जो विवेकहीन रूप से खा रहे हैं, जो संतुलन बिगड़ रहा है, इस संतुलन बिगड़ने की घटना को नाम देते हैं हम लोग डिस्बायोसिस का। क्लियर है टॉपिक हमको यहाँ पर। आइए देखते हैं दोस्तों, डिकोड करते हैं हम स्टेटमेंट को, कर पाएंगे क्या नहीं। सूक्ष्म प्रजातियों की संख्या में असंतुलन को दिखाता है, जी हाँ बिल्कुल दिखाता है, सही बात है। मनुष्यों में यह आंत रोग पैदा करता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। तीसरा, एंटीबायोटिक दवाओं के वेगहीन प्रयोग से होता है, जी हाँ बिल्कुल प्रयोग से होता है। तो सभी 3 स्टेटमेंट सही होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा, आ सकता है। दुनिया में WHO मानता है कि आने वाले दिनों में एंटीबैक्टीरियल डिजीज या ABR या ABM बोलते हैं कई बार हम लोग उसको, कई नाम है इसके, जो आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक दवाओं के असंतुलित प्रयोग से पैदा होते हैं। और यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कई सालों से लगातार पूछता है इस पर वो, एंटीबायोटिक दवाओं के असंतुलित प्रयोग से बीमारी का नाम होता है AMR या ABR बोल लीजिए, एक ही बात है यहाँ पर, ABR या AMR डिजीज होती है। AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों आपके साथ। रेजिस्टेंट यानी कहीं ना कहीं आपकी शरीर में प्रतिजैविक के प्रति, एंटी बैक्टीरिया के प्रति, उस दवा के प्रति क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। और इस केस में जो बैक्टीरिया बॉडी में बचे हैं आपके, वो बन जाते हैं सुपर बग। कई नाम है दोस्तों बीमारियों के, यहाँ पर याद रखिए, सब जुड़ते हैं, क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। डिस्बायोसिस बताया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 4, PCAPS, जी हाँ, पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज। हम बात कर रहे हैं दोस्तों पोलर कपल्ड एनालिसिस प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज। किसने शुरू किया है, बेसिकली क्या है बताना चाहता हूं मैं आपको, लेकिन किसने शुरू किया, टॉपिक बहुत सिंपल सा लिया मैंने आपके लिए। किसने प्रारंभ किया है कि यार पोलर का प्रोडक्शन कर पाएं, पोलर के तापमान, ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय मौसम, बर्फ की मोटाई क्या रहेगी, ठंड कितनी होगी, गर्मी कितनी होगी, बर्फ कितनी जल्दी पिघलेगी, इसका अनुमान लगाना, इसका प्रेडिक्शन करना,
इसका प्रिडिक्शन करना दोस्तों, इसकी सेवाएं आपको मिल जाएं ऐप के जरिए, आपको मिल जाएं अपने मोबाइल पर। कौन ने प्रारंभ किया ऐसी सेवाएं देना? कौन संस्था दोस्तों? इसका नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर आपके साथ। तो पहली बात तो टॉपिक का नाम PCAPACS, पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन सिस्टम। एक ऐप तैयार की गई है दोस्तों, किसके द्वारा? विश्व मौसम संगठन WMO के द्वारा ऐप तैयार की गई है। इस ऐप का उद्देश्य है ध्रुवीय जानकारी देना आपको, यहाँ पर ध्रुवीय तापमान की, ध्रुवीय तापमान है उसकी जानकारी देना आपको चाहते हैं PCAPS के तहत हम लोग यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इस पर जो गोल हमारा है कि लोग अवेयर हो पाएँ। क्यों करना जरूरी अवेयरनेस? इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ध्रुवीय बर्फ़ पिघल रही है और वहाँ से नॉर्थ सी से होकर जहाज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग टूरिज़्म के लिए अब नॉर्थ सी या कहना चाहिए मुझे पोलर पे जा रहे हैं, अंटार्कटिका पे जा रहे हैं, अंटार्कटिका पे जा रहे हैं। तो इसके चलते हो क्या रहा है? संख्या या आबादी बढ़ती जा रही है हमारी कहाँ पर? ध्रुवीय इलाकों में लोग जा रहे हैं, साहसिक ट्रैवल कर रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म करना चाहते हैं कई लोग। उनको जानकारी चाहिए होती है वहाँ क्या चल रहा है, बर्फ़ कितनी जल्दी पिघलेगी, कब रहेगी, बर्फ़ नहीं रहेगी। तो उनके लिए लॉन्च किया गया एक प्रकार से PCAPS। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? विश्व मौसम संगठन ने। वन लाइन समझ लीजिए दोस्तों, विश्व मौसम संगठन ने लॉन्च किया है। ये आंसर होगा इस केस में, इसका बी हो जाएगा दोस्तों हमारा। विश्व मौसम संगठन का टॉपिक है ये PCAPS। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ से मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तिमोर चर्चा में रहा दोस्तों। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ईस्ट तिमोर चर्चा में हमारे राष्ट्रपति साहिबा गई थी यहाँ पर। उनको तिमोर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। आइए बात करते हैं तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर के बारे में। चर्चा रही यहाँ पर। तिमोर देश एक देश है दोस्तों, अपने एशिया में ही आता है, समवेयर इंडोनेशिया के पास। आइए बात करें, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। क्या UN में शामिल होने वाला लेटेस्ट कंट्री यही है दोस्तों? UN में शामिल हुआ है। तिमोर इसी चर्चा में आया क्योंकि हमारी राष्ट्रपति वहाँ गई थी, शामिल नहीं हुआ, यामिल बहुत पहले हो चुका है ये। इंडोनेशिया द्वीप समूह के दक्षिणी किनारे पर है, ठीक है। और तस्मान सागर इस देश को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। आइए कोट करते हैं आपके साथ क्या क्या बातें हैं यहाँ पर दोस्तों। हम बात करें, ये जावा ले लीजिए, सुमात्रा ले लीजिए, यहाँ पर इसके बाद बाली हो सकता है ये। तो यहाँ कहीं छोटा सा आइलैंड बना है और दो पार्ट में है दोस्तों ये तिमोर। ये बगल में ऑस्ट्रेलिया है इसके, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इसके बगल में बना है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात तो ये तिमोर इंडोनेशिया के दक्षिण पश्चिम में है। जी हाँ, बिल्कुल दक्षिण में, इंडोनेशिया के दोराई नहीं है, इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्व साइड में आता है ये। ये जो द्वीप है तिमोर द्वीप कहलाता है। ये तिमोर द्वीप है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये आधा इंडोनेशिया के पास है ये, और आधा एक अलग देश, आज़ाद देश है। तो उसको ईस्ट तिमोर कहते हैं और कई जगह इसको लिखते हैं हम लोग तिमोर लेस्टे। ठीक है, तो एक ही बात है ये। तो ईस्ट तिमोर देश का नाम है यहाँ पर। आधा पार्ट इंडोनेशिया के पास है और आधा एक अलग देश, आज़ाद देश है। तो ईस्ट तिमोर नाम है इस देश का, कोई समस्या नहीं है। PM साहब, हमारी राष्ट्रपति साहबा गई थी यहाँ पर। राष्ट्रपति को दिया गया है इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सम्मानित किया गया उनको, हमारे राष्ट्रपति को। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ है? जी नहीं। ये देश जो है दोस्तों, ईस्ट तिमोर जो है, ये 2002 में शामिल हुआ था संयुक्त राष्ट्र में। 2002 में शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र में। उसके बाद तो साउथ सूडान शामिल हो चुका, कुछ और देश शामिल हो चुके। जी हाँ, तो साउथ सूडान जो है अंतिम देश था एज अ कंट्री शामिल होने वाला UN के अंदर 2011 के अंदर। तब से कोई संख्या नहीं बढ़ी यहाँ पर। तो 2002 में ऑफकोर्स पहले ही शामिल हो चुका। तो पहला देश नहीं है, या अंतिम देश नहीं है ईस्ट तिमोर। अलग रहेगी चर्चा दोस्तों इसकी, ठीक है। तो ईस्ट तिमोर अंतिम देश नहीं है, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका इस प्रकार ये। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तस्मान सागर दोस्तों, अब ये देखिए तस्मान मालूम है कहाँ पर आपको? तस्मानिया, ये जो है ना न्यूजीलैंड के पास, ये होबार्ट है, ये तस्मान द्वीप इनका है, ये होबार्ट द्वीप इनका। तो यहाँ है तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया का, ये है तस्मान सागर। तो ऑफकोर्स ये नहीं है तस्मान सागर। तस्मान सागर तस्मानिया द्वीप के पास, यानी न्यूजीलैंड के द्वीप के पास। कहाँ ये तस्मानिया और कहाँ ये तिमोर, तो बहुत दूर दूर हैं दोस्तों। यानी इसका ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ये सही होगा, ये गलत होगा। आंसर हो जाएगा केवल 2 हमारा दोस्तों। जी हाँ, तो ओनली 2 आंसर होगा आपका यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक क्लियर है। ठीक है, चलिए सर, क्लियर है हमको यहाँ पर। ये आंसर ए ठीक है सर, ये ठीक है। तो इस द्वीप के साउथ ईस्ट में, मतलब यहाँ पर ये देश है अगर, तो इसके बनाए यहाँ पर तिमोर सागर बनाए दोस्तों। तिमोर सागर अलग करता है इसको ऑस्ट्रेलिया से, ना कि तस्मान सागर। ठीक है, चलिए यहाँ तो वो समस्या, चैट बॉक्स रिप्लाई करें। सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है सर, रिप्लाई करें चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए प्लीज़।
मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे आपके साथ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम सूर्य घर बिजली योजना की बात करें, मुफ्त बिजली योजना, जी हां मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना की चर्चा करें। क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं स्कीम के बारे में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, गरीब परिवारों को 1 वाट किलोवाट, बात करें हम लोग यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट बिजली पैदा करने में सक्षम पैनल का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पैनल का वितरण करना, जिससे हर घर अपनी बिजली तैयार कर सके, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट बिजली पैदा कर सके, यानी कुल मिलाकर लगभग 300 यूनिट बिजली पैदा कर सके एक परिवार। ये हमारा उद्देश्य है। लगभग 300 यूनिट अगर बिजली पैदा कर सकता है वो, तो खर्चा उसका जीरो होगा। यहाँ पर एक बार पैनल का इंस्टॉलेशन करने पर, एक बार लगा देने पर पैनल वहाँ पर 300 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है घर, जिसमें उसका काम चल सकता है। तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात हो रही है यहाँ पर। इसको लगाने के लिए, इस 3 किलोवाट तक पैनल लगाने के लिए सरकार, यदि आप छोटा पैनल लगाते हैं, 1 किलोवाट तक का लगाते हैं पैनल अगर आप, तो सरकार आपको सब्सिडी दे रही है लगभग यहाँ पर 60% की। जो भी लागत होगी इसकी, जो भी लागत होगी इसको लगाने के 1 किलोवाट को, उसका 60% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी आपको। यहाँ पर बढ़ानी थोड़ी इसकी संख्या को, बढ़ाना है आपको, ज़्यादा पैनल लगाना है, फिर ले लीजिए 60% यहाँ पर, और बढ़ाना है 3 किलोवाट का लगाना है आपको, थोड़ा आपको हैवी कंजम्पशन है आपका, थोड़ा बड़ा पैनल लगाना चाहते हैं, ज़्यादा पैनल लगाना चाहते हैं, तो तीसरे किलोवाट के लिए 40% आपको सरकार सब्सिडी दे रही है। जी हाँ, तो यहाँ पर सरकार द्वारा लगभग सब्सिडी का जो स्तर है 75,000 रुपीज़ तक की सब्सिडी आपको सरकार दे रही है ये पैनल लगाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी के लोन चाहिए, फिर आपको यहाँ पर बाकी पैसा को खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि लागत लगभग इसकी 1.5 लाख के आसपास आती है, सरकार 75 दे रही है, बाकी का क्या। तो यहाँ कह रहे हैं हम लोग कि ये आपको लोन मिल जाएगा, सस्ता लोन मिल जाएगा, आसान किस्तों पर, 7% पर आपको लोन मिल जाएगा आराम से। यहाँ पर सरकार आपको लोन दे रही है आराम से, यहाँ पर तो लोन दे रही है बहुत कम ब्याज पर बाकी अमाउंट के लिए, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, सरकार मदद कर रही है, सब्सिडी दे रही है गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अभी हाल ही में दोस्तों इस मुफ्त बिजली योजना में एक नई चीज़ जोड़ दी गई। ये कहा गया कि देश के हर जिले में कम से कम एक गांव बनाया जाएगा, मॉडल सोलर विलेज, यानी आदर्श सौर गांव बनाया जाएगा। वहाँ वो गांव आत्मनिर्भर होगा सौर ऊर्जा में, हर छत पर, हर घर पर, हर सामुदायिक बिल्डिंग पर, पंचायत भवन पर, स्कूल पर, अगर अस्पताल है तो उसकी बिल्डिंग पर, हर जगह लगाए जाएंगे सोलर पैनल, हर घर से लेकर सामुदायिक भवन तक सब जगह लगाया जाएगा। वो गांव अपनी बिजली पैदा करने में स्वयं सक्षम होगा, उसे कहा जाएगा मॉडल विलेज या मॉडल सोलर विलेज। हर जिले में एक बनना है इस योजना के तहत, अच्छी बात है यहाँ पर। आइए देखते हैं इस योजना के तहत क्या क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो मॉडल सोलर विलेज का उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल सोलर विलेज बनाना है। जी नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में नहीं है सर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बनाने का उद्देश्य है हमारा। योजना परिवारों को 3 किलोवाट तक के आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए 7% पर बिना जमानत का, बिना कोलेट्रल का लोन प्राप्त होगा। जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये। तीसरा स्टेटमेंट, द्वारा उत्पन्न अधिशेष बिजली को डिस्कॉम को बेच सकते हैं। जी हाँ, अगर ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं आप बेच सकते हैं डिस्कॉम को। जी हाँ, बिल्कुल बेच सकते हैं, प्रोविज़न है इसके अंदर यहाँ पर। तो 2 स्टेटमेंट सही है, अपने आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों 20 का, ठीक है, आंसर होगा इसका बी। यहाँ पर अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। आइए बात करें उद्गम पोर्टल की। उद्गम क्या है, आइए बात करते हैं उद्गम पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। यहाँ पर भी उद्गम पोर्टल की बात हो रही है आपसे। उद्गम पोर्टल क्या है, चर्चा का विषय है उद्गम पोर्टल। पहला पॉइंट, यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को कई बैंकों में दावा न किए गए जमा खातों की खोज करने की सुविधा देता है। जी हाँ, क्या मतलब है, उद्गम पोर्टल पर मान लीजिए बैंक में अकाउंट खोला, किसी व्यक्ति ने अकाउंट खोला या एफडी जमा की बैंक में उसने, और कभी क्लेम नहीं लिया, मतलब वापस मांगने आया ही नहीं बैंक से, वो मे बी डेथ हो गई या भूल गया व्यक्ति, या एफडी जो भी हुआ उसकी दुर्घटना हो गई, कोई पैसा बैंक में पड़ा रह गया, यहाँ पर अनक्लेम्ड पैसा है ये। तो ये जो अधिकार है, उद्गम पोर्टल क्या कहता है कि यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र जो होंगे,
वो चेक कर सकते हैं कि क्या उनका अकाउंट अनक्लेम अकाउंट में तो नहीं चला गया कहीं, क्योंकि बैंक 10 साल तक रखता है अपने पास, और 10 साल के बाद जैसे मान लीजिए सेविंग अकाउंट है, 10 साल तक कोई ऑपरेट नहीं कर रहा, तो बैंक इसको डाल देता है एक विशेष खाते में। अब वहाँ चला गया पैसा एक बार, तो फिर उसको निकालने के लिए आप कैसे चेक करेंगे वहाँ पड़ा है कि नहीं पड़ा पैसा? तो उसके लिए ज़रूरी है एक पोर्टल हो आपके पास, या उस व्यक्ति का कोई नॉमिनी है, उस व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी सरकार ने सेट किया है या उन्होंने तय किया है उसने, वो आगे 15 साल बाद लाइए बैंक पैसा हुआ पिताजी का मेरे, तो ऐसे में कहाँ चेक करेगा वो? तो चेक करेगा उद्गम पोर्टल पर। अच्छी बात होगी। किसी ने एफडी की थी, एफडी फिक्स डिपॉजिट किया 10 साल के लिए, 2025 में पूरी हो गई एफडी उसकी, लेकिन 10 साल तक लेने नहीं आया, 2035 आ गया, तो पैसा कहाँ जाएगा? इस जगह चले जाएगा। तो आगे चेक कर सकता है यहाँ पर वो। तो उद्गम पोर्टल क्या होगा? बेसिकली पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को जो बैंक अकाउंट रखते हैं, बैंक हैं हमारे, एफडीज क्लेम करते हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, खोज की सुविधा देता है। जी हाँ, सभी बैंक उद्गम पोर्टल का हिस्सा हो गए हैं। क्या सभी बैंक हो गए हैं? जी नहीं, अभी भी सभी बैंक नहीं हुए हैं। कुछ बैंक 90% बैंक आ गए हैं, कुछ बैंक अभी भी क्लेम को नहीं रखते हैं, वो यहाँ पर क्लेम को आरबीआई को नहीं देते, उद्गम पोर्टल का हिस्सा नहीं बनते हैं वो। जी हाँ, तो उद्गम पोर्टल के साथ नहीं आए, 90% बैंक ही आए केवल, बाकी अभी नहीं आए सब बैंक। द पोर्टल हैज़ बिन डेवलप बाय आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई का पोर्टल है, दो राय बिल्कुल नहीं है। तो पहला सही है। तीसरा सही है दोस्तों, सभी बैंक सही नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3 दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर डी है। उद्गम का नाम क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जी हाँ, पूरा नाम ही है उद्गम का। अनक्लेम्ड जो आपके डिपॉजिट्स हैं, गेटवे टू एक्सेस मॉनिटरिंग या गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन नाम रखा गया है उद्गम दोस्तों इसका। ठीक है, चलिए कोई समस्या नहीं है, काम हो जाएगा। इसमें जानकारी दी मैंने आपको। तो बैंकों के पास जो अनक्लेम्ड राशि होती है, बैंक उसे एक खाते में रख देते हैं, और इस खाते का प्रयोग होता है कहाँ पर? लोगों को अवेयर करने में। जी हाँ, याद रखिएगा। तो बैंक के पास अनक्लेम्ड है, मान लीजिए इस समय सरकार के पास 42,000 करोड़ रुपये पड़ा है जो अनक्लेम्ड है, 42,000 करोड़ रुपये की राशि है जो अनक्लेम्ड बैंकों के पास। वो राशि कहाँ जाती है? वो राशि आती है एक विशेष फंड में, इसको बोलते हैं DEA फंड। हम लोग इस फंड को बोलते हैं दोस्तों हम लोग DEA फंड, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। डिपॉजिट जमाकर्ता की जागरूकता और शिक्षा पर जो खर्च होना चाहिए वो यहाँ से निकलता है पैसा। इसको बैंक अपने यूज़ में नहीं ले सकता, इसे आरबीआई अपने यूज़ में नहीं ले सकती, इसे भारत सरकार क्लेम नहीं मान सकती। ये खाते में रहेगा पैसा और इसको खर्च किया जाता रहेगा कहाँ पर? DEA पर, डिपॉजिटर यानी जमाकर्ता की जागरूकता और शिक्षा को अवेयर करने के लिए। जी हाँ, उसको अवेयरनेस देने के लिए। ठीक है सर, यहाँ तक बातें स्पष्ट है हमको। 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी दोस्तों, NBFC IFC सवाल है दोस्तों इसके बारे में। विचार करें कथनों पर। इकोनॉमिक एक और सवाल आपके लिए, विचार करें इस कथनों पर, NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विचार करें। पहला, यह एक गैर जमा नॉन डिपॉजिटर कंपनी है, यानी कि ये लोगों से जमा नहीं लेती। ठीक है, हो सकता है जो पैसा इसके पास होता है NBFC के पास, उसे 25% कम से कम देना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन में देना पड़ता है। अच्छा, ये निवेश नहीं कर सकती कहाँ पर दोस्तों? कोई सरकारी ट्रस्ट में, निवेश ट्रस्ट में या INVIT में ये निवेश नहीं कर सकता। सामान्य भाषा में समझ लें क्वेश्चन को हम लोग, तो इसका आंसर हम देखेंगे आपके साथ बाद में। बता दूं मैं, NBFC IFC होती क्या है, पहले इसको समझिएगा। ये होती क्या कंपनी? NBFC IFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अभी कहा जाए NBFC जानते हैं हम लोग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां दोस्तों हमारी होती हैं NBFC। इसके अंदर कई प्रकार की होती हैं NBFC, कई प्रकार की होती हैं, मतलब 15-20 प्रकार की मिल जाएंगी आपको। छोटी कंपनियां हैं जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस का काम कर रही हैं, तो NBFC कई प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, एक प्रकार होता है उसमें से IFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रा फाइनेंस कंपनी, पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी अवसंरचना वित्तीय कंपनी। ठीक है, ये होती है। ये क्या करती है? एक कंपनी है, मान लीजिए ये, इसका नाम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आप जाइए, सड़क बना रहे हैं आपको लोन चाहिए, जाइए इस कंपनी के पास, ये आपको लोन दे देगी। या हो सकता है आपकी सड़क की पार्टनरशिप कर ले, सड़क के प्रोजेक्ट में आपके संग इक्विटी ले ले, पार्टनरशिप कर ले। यानी NBFC IFC निवेश करती है, लोन देती है कहाँ पर? अवसंरचना परियोजनाओं में। ठीक बात है। कितना? जितना इस कंपनी का जमा होगा, जितना कंपनी का पैसा होगा, उसका न्यूनतम 75%, 25% नहीं, 75% निवेश करना होगा, लोन देना होगा इसे कहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर में। बाकी चाहे जमा कर दे बैंक के अंदर कहीं, बाकी चाहे जमा कर दे किसी बॉन्ड में,
कोई इशू नहीं है। 75% देना पड़ेगा इसको कहाँ पर, अपने अवसंरचना परियोजनाओं में। पैसा आता कहाँ से इसके पास, लोग इसमें जमा नहीं करते, नॉन डिपॉजिट है ये गैर जमा कंपनी होती है, लोग इसमें जमा नहीं कर सकते पैसा आप। तो आता कहाँ से पैसा इसमें, ये लाता है बैंकों से, ये लाता है म्यूचुअल फंड से पैसा निवेश करवाता है, ये निवेश करवाता है विदेशी जो हमारे FII होते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, उनसे निवेश करवाता है। यानी ये पैसा इकट्ठा करता है डिफरेंट सोर्सेज से। मान लो 10 करोड़ इकट्ठा कर लिया इसने, तो उसमें 75% बांटना पड़ेगा इंफ्रा में, बाकी 25% तक ये दे सकता है अदर सेक्टर्स को, हर जगह जमा कर सकता है। ये होता है NBFC MFI। याद रखिएगा ये निवेश कर सकते हैं INB, यानी सड़क बन रही है, सरकारी सड़क बन रही है, उसमें निवेश कर सकते हैं, सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है निवेश कर सकते हैं, ये लिखा है नहीं कर सकते हैं निवेश, ये गलत है दोस्तों और ये सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक, नॉन डिपॉजिट कंपनी है लेकिन ये 75% तक करती है इंफ्रा में निवेश और ये अन्य ट्रस्ट में निवेश कर सकती है। तो आंसर होगा दोस्तों ए हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोलारिस डॉन मिशन। जी हाँ, पोलारिस डॉन मिशन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, मिशन में पहली बार निजी स्पेस वॉक की सुविधा होगी। पोलारिस डॉन अंतर्राष्ट्रीय ISS से जुड़ेगा, जो ऊपर ISS घूम रहा है सुनीता विलियम्स में, उससे जुड़ेगा। मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोग करना और स्टारलिंक के लेजर आधारित संचार का परीक्षण करना है। तो क्या उद्देश्य मिशन के आपके सामने है दोस्तों। आइए बात करते हैं पोलारिस डॉन मिशन। देखिए एलन मस्क का नाम सभी जानते हैं आप लोग, एलन मस्क का नाम सभी ने सुना होगा। इनकी एक स्पेस कंपनीज का नाम है SpaceX, एडवेंचर करते रहते हैं, SpaceX नाम की कंपनी है इनकी। SpaceX अभी 26 तारीख को लॉन्च करने वाली एक बड़ा प्रोजेक्ट, इसका नाम होगा पोलारिस डॉन। ठीक है, ये करेंगे क्या, यहाँ पर 3-4 इसमें लोग हैं, 2-3 क्रू मेंबर हैं, इसके अंदर लोग जाएंगे और वो टेक ऑफ करेंगे और जाएंगे अंतरिक्ष में ऊपर 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे। सोचिए ISS का घूम रहा है, जो अमेरिका का नासा का ISS है वो घूम रहा है 320 के आसपास, 320 किलोमीटर के आसपास, यानी बहुत ऊपर जाएंगे, 700 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने वाले हैं। इतनी ऊंचाई तक कोई मानव मिशन नहीं गया है। कब से, जब से इंसान ने चांद पे जाना छोड़ दिया। सोचिएगा अपोलो मिशन तो थे अमेरिका के, अपोलो मिशन थे समवेयर अमेरिका के 1970 के दशक में, 60 में चांद पे गया था अमेरिका। उसके बाद जो अपोलो मिशन थे, स्थिति अपोलो सीरीज थी, वहाँ गया इंसान ऊपर। लेकिन अपोलो मिशन के बाद 70 के दशक के बाद कभी भी इतनी ऊंचाई पे इंसान नहीं गया। तो ये वहाँ लेके जा रहे हैं, पहली बात तो ये है। अब इसमें 3-4 उद्योगपति हैं, यानी टूरिस्ट बोल सकते हैं, स्पेस टूरिस्ट हैं इसके अंदर, पहली बात तो। और 2 क्रू मेंबर भी होंगे इसके अंदर, 2 जहाज जो ऑपरेट करेंगे वो भी होंगे इसके अंदर। ISS से कोई मतलब नहीं है, इसको घूमने दीजिए सुनीता विलियम जी को, हम मतलब नहीं है, ISS से कोई मतलब नहीं है इसको, वहाँ कोई डॉक नहीं करेगा, ये 700 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएगा। क्या करेगा ऊंचाई पे जाकर, इन्होंने क्या किया है, ये ऑफर दे रहे हैं SpaceX वाले, निकलिए अपने जहाज से बाहर और स्पेस वॉक कीजिए। जी हाँ, 700 किलोमीटर ऊंचाई पर स्पेस वॉक करने का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3-4 लोग जा रहे हैं, वो स्पेस वॉक करेंगे। अच्छी बात है, करने दीजिए। उसके बाद SpaceX ने नया सूट बनाया है, एक नया अपना एस्ट्रोनॉट सूट बनाया है, उसको भी चेक करेंगे ये लोग वहाँ जाकर कि यार वहाँ पर आराम से मूव हो सकता है कि नहीं हो सकता, सूट ठीक है क्या नहीं इनका, तो वो चेक भी हो जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे ये लोग, वहाँ से जो एक सिस्टम तैयार किया, लेज़र गाइडेड या लेज़र संचार, लेज़र द्वारा संचार करना यहाँ पर या किसी और सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है इनको, तो लेज़र बीम्स का यूज़ करेंगे संचार करने के लिए। ये भी ट्रायल करना है इनको यहाँ पर। बड़ा मिशन है दोस्तों, पोलारिस डॉन अपने आप में काफ़ी काम करेंगे। पहली बार प्राइवेट स्पेस वॉक होगी, दूसरी बात 700 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा दोस्तों, तीसरी बात जो इनका जो स्पेस सूट है तैयार किया है इन्होंने बाहर घूमने के लिए, वो चेक करना है इनको। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्टारलिंक का लेज़र बेस्ड कम्युनिकेशन है वो चेक करना है, यानी कहीं ना कहीं कई काम करने हैं स्पेस में जाके वैज्ञानिक अनुसंधान के अलावा इनको। ठीक है, अब तक जो टूरिस्ट गए हैं घूमने स्पेस में, कैसे गए हैं, वो जाते हैं स्पेस में और लौट के इस प्रकार आ जाते हैं, एक पूरा चक्कर भी नहीं लगाते, इवन वो गए और ऑर्बिट से लौट के आ गए। लेकिन ये जाएगा और घूमेगा ऑर्बिट के अंदर फोर्स, तो निश्चित तौर पे बड़ा काम करना है SpaceX को यहाँ पर, 700 किलोमीटर ऊंचाई पे जाकर लोगों को स्पेस वॉक करानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
निजी स्पेस वॉक होगा, जी हाँ। जुड़ेगा ISS से, नहीं। क्या इसका उद्देश्य स्टारलिंक के लेजर आधारित है, जी हाँ। तो आंसर हो जाएगा हमारा, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 3। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत साबित होता है, तो आंसर होगा आपका बी यहाँ पर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, टी कोरोना बोरोलिसिस की बात करें दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा, क्या है ये कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, चर्चा में आ गया। बाइनरी स्टार क्या होते हैं, 2 तारे घूम रहे होते हैं एक दूसरे के साथ वहाँ पर, वो है ये। तो चर्चा में रहा दोस्तों बोरोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नोवा एक्सप्लोजन हुआ। ये होता है सुपरनोवा होता है, एक तो सुपरनोवा विस्फोट होता है, एक होता है नोवा विस्फोट। तो नोवा विस्फोट देखा गया यहाँ पर, नोवा एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पर, नोवा एक्सप्लोजन हुआ। तो ये टी कॉर्नियो बोरोलिसिस नाम था इस तारे का, उसमें हुआ नोवा विस्फोट देखा गया वहाँ पर एक। और विस्फोट के बाद जैसे लाल दाना तारा बनते हैं, दाना तारा होते हैं, उसका वाइट डार्क बन जाता है, वो उस प्रकार के तारे बन जाएंगे दोस्तों। बाइनरी स्टार था ये, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा था अपने आप में, नोवा एक्सप्लोजन था अपने आप में दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और लास्ट क्वेश्चन आज का, सोवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में विचार कीजिए। सोवरन गोल्ड बॉन्ड दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। चैट बॉक्स आइए, सब कुछ ठीक है हमारे बीच, चैट बॉक्स। जी हाँ सर, सब कुछ ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोवरन गोल्ड बॉन्ड यानी कि जो सरकार ने ऑफर दिए हैं आपको यहाँ पर, यह सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां हैं। ये बॉन्ड प्राथमिक बाजार में व्यापार का लचीलापन, का व्यापार का लचीलापन देते हैं। तीसरा, निवेशकों को पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन का अवसर प्रदान करते हैं। क्या है सोवरन बॉन्ड दोस्तों, सोवरन गोल्ड बॉन्ड की बात करें, SGB की बात करें, क्या है ये? देखिए, भारत सरकार के बिहाफ में RBI जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड एक प्रकार का यानी कागज़ होगा, ये कागज़ पे लिखा होगा, लेट से 10 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड लिखा होगा कागज़ पर, ठीक है। ये निवेशक है खरीदने वाला, ये RBI को पैसा देगा, 10 ग्राम गोल्ड जो समय चल रहा है उतना पैसा देगा। मान लो गोल्ड का दाम चल रहा है 70,000 10 ग्राम का, तो ये 10 ग्राम गोल्ड देगा पर ग्राम, मान लीजिए चल रहा है पर 10 ग्राम चल रहा है, तो ये देगा 70,000 रुपीज़ देगा RBI को ये, और ये कागज़ खरीद के घर ले आएगा, ठीक है। ले आया घर पे ये। अब इसमें 1 साल 2 साल 3 साल जो भी लिखा है, उसके बाद 3 साल बाद जाएगा RBI के पास कागज़ लेकर, ये 3 साल बाद जाएगा कागज़ लेकर, कागज़ वापस करेगा ये। RBI इसको जो भी इस समय 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा, जो भी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस होगा, मान लो 70 से बढ़ के 90,000 हो गया 3 सालों के अंदर ये, तो RBI इसको 90,000 देगा, 90,000 देगा RBI इसको, प्लस 70,000 जो अमाउंट जमा किया था इस पर 2.5% इंटरेस्ट, 3 सालों का इंटरेस्ट, वो एक अलग चीज़ है। तो उस पर ब्याज मिलेगा इसको 3 सालों का, तो 3 सालों का ब्याज मिलेगा इसको, 3 साल बाद गया लेने, चूँकि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा इसको, यानी 2.5% के 3 इंटरेस्ट मिल गए एक प्रकार से इसको, तो एक राशि वो मिल जाएगी। तो 90,000 प्लस 3 साल का ब्याज मिलेगा इसको, यानी कुछ फ़ायदा हो गया इसका। फ़ायदा क्या हो गया, 70,000 जमा किए थे, 90,000 मिल गए और प्लस कुछ ब्याज मिल गया इसके ऊपर मुझे, तो पूंजी लाभ कर हो गया ना यार। ये मैंने पूंजी लगाई थी 70,000 गोल्ड की, 90,000 का हो गया, तो पूंजी लाभ कर है, कैपिटल गेन हुआ है आपको यहाँ पर ये, जी हाँ। अब मान लो 3 साल तक मुझे नहीं रखना है यार, मुझे 1 साल बाद ही बेचना है इसको, तो RBI कहता है ठीक है हमसे ले जाओ आप इसको, जाके आप सेकेंडरी मार्केट में, द्वितीयक बाजार में शेयर बेचते हो, जैसे आप इस बॉन्ड को बेच सकते हो। आप 70 का बेचा आपने, 80 का बेच दो, हमें क्या करना है यहाँ पर। जो खरीदेगा 80,000 का वो हमसे आएगा, हम उसको 90,000 प्लस ब्याज दे देंगे, हमसे कागज़ जो लेके हमारे पास आएगा उसको पैसा दे देंगे। आप डील करते रहो आपस में, यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में आप डील करते हो, बेचते रहो यहाँ पर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, जब बेचना है बेच दो, खरीदना है खरीद लो मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पर, तो भारत सरकार की ओर जा रही है, जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जा रही है भारत सरकार की ओर से ये। दूसरा स्टेटमेंट, ये बॉन्ड प्राथमिक बाजार में व्यापार का लचीलापन देते हैं, जी नहीं, प्राथमिक बाजार में नहीं देते जनाब, सेकेंडरी मार्केट में देते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आप बेच सकते हैं इसको, प्राइमरी मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, निवेशकों को पूंजीगत लाभ अवसर देते हैं, जी हाँ, कैपिटल गेन का अवसर देते हैं, 70,000 लगाओ 90,000 कमाओ, ये भी ठीक है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल 2, यानी आंसर होगा इसका बी यहाँ पर। क्लियर दोस्तों हमको क्वेश्चन ये, क्या क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों हमको ये क्वेश्चन करना चाहेंगे, कर लेते हैं, समय है अभी तो, समय है थोड़ा सा, कर लेते हैं, क्लास जल्दी खत्म हो रही है क्या आज, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो।
एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। भारत में लैंडस्लाइड के बारे में विचार करें दोस्तों। और हमने बात की थी कुछ दिनों पहले लैंडस्लाइड एटलस के बारे में, आपको याद होगा बताया था मैंने कि देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिले हैं लैंडस्लाइड के, कितना एरिया कहाँ कवर होता है। तो भारत के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में सबसे बड़ा भूस्खलन प्रवण भूमि क्षेत्र है। जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर जो परसेंटेज वाइज है सबसे ज़्यादा एरिया है इसका जो लैंडस्लाइड होती है। पहला स्टेटमेंट। हिमालय राज्यों के बाहर, हिमालय के बाहर कर्नाटक सबसे असुरक्षित राज्य है। हिमालय के बाहर जो है दोस्तों कर्नाटक जो है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है लैंडस्लाइड के लिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही होंगे बता सकते हैं मुझे यहाँ पर आप लोग, कौन कौन से कथन सही होंगे इसमें। हिमालय राज्य दोस्तों बता दूं आपको, उत्तराखंड के नंबर ऑफ जिले 5 हैं लगभग यहाँ पर, लेकिन अरुणाचल के 13 जिले हैं, लेकिन उसके बाद भी इंपॉर्टेंट है सिक्किम का लगभग 65% इलाका जो है, इतने पहाड़ सिक्किम में है कि लगभग 2/3 राज्य जो है रिस्क में है वहाँ पर लैंडस्लाइड के। तो सिक्किम का जो इलाका है सबसे ज़्यादा खतरनाक है हिमालयन राज्यों में। यहाँ पर लगभग समझ सकते हैं यहाँ पर जो सिक्किम का लगभग 56-58% इलाका, लगभग 58% इलाका जो है दोस्तों वो लैंडस्लाइड के प्रति प्रवण है, लैंडस्लाइड के प्रति रिस्की अपने आप में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। हिमालय राज्यों के बाहर कर्नाटक नहीं दोस्तों, केरल जो है बहुत ज़्यादा वर्नेबल है अपने आप में। कई जिले यहाँ पर देखा हमने, वायनाड को देखा तो 13वें नंबर पर है। थिरूर की बात करें, कई जिले हमने देखे थे यहाँ पर जो 13वें नंबर पर है। वायनाड, सोचिए वायनाड देश का 13वां जिला है जो सबसे खतरे की सूची में है, और केरल में 5वां जिला है, मतलब 4 जिले केरल में से ऊपर हैं। तो केरल बहुत ज़्यादा वर्नेबल है अपने आप में लैंडस्लाइड के प्रति। तो कर्नाटक नहीं, केरल इसका आंसर होगा यहाँ पर। तो केरल में लगभग काफ़ी जिले हैं दोस्तों, तो दूसरा भी गलत है अपने आप में, और दोनों जब गलत हो जाए तो आंसर हो जाएगा इस केस में यहाँ पर आपका डी। जी हाँ, चलिए तो ये हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक क्लियर हो गया आपके लिए। कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, कोई पूछना चाहें पूछ लीजिए। सब ठीक है सर, एवरीथिंग ओके सर। चलो तो फिर मुलाकात होगी कल आपके साथ, कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग लेक्चर को, और कल हम चर्चा करेंगे। टॉपिक रहेगा मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कल वो करते हैं मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस, कल करेंगे आपके साथ आंसर राइटिंग हम लोग यहाँ पर 8 बजे। तो मिलते हैं कल फिर आपके साथ, दीजिए आज्ञा अभी। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।